भयानक बात, इससे रिलेटेड भयानक बात आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, क्या दुनिया के इतिहास में, दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में, सारी दुनिया के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में कार्यपालिका को न्यायपालिका के जजेस को नियुक्त करने का अधिकार है? सारी दुनिया में केवल मात्र भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां न्यायपालिका ने खुद अपना फैसला किया, खुद फैसला करके उन्होंने कार्यपालिका का अधिकार रद्द कर दिया और कार्यपालिका का अधिकार न्यायपालिका ने अपने हाथ में ले लिया। संविधान में कार्य विभाजन है और कार्य विभाजन में न्यायपालिका को कार्यपालिका का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, मगर जजेस को नियुक्त करने का अधिकार न्यायपालिका ने निर्णय लेकर अपने हाथ में लिया हुआ है। ये दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी नहीं है, भारत में। जब के.आर. नारायणन ने के. बालाकृष्णन को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने के लिए रिकमेंडेशन किया तो ए.एस. आनंद ने कहा नो, ये हमारा अधिकार है। मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूं आप लोगों को, काल्पनिक बातें नहीं बता रहा। और ये जो के. बालाकृष्णन जो है गुजरात हाई कोर्ट का जस्टिस, चीफ जस्टिस थे, केवल चीफ जस्टिस नहीं थे बल्कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, आउटस्टैंडिंग जज थे, रिकॉर्ड है उसका, आउटस्टैंडिंग जज थे। उसकी क्या गलती थी? सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं लिया, क्या गलती थी जानते हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी उम्र 52 साल की है, वो कम उम्र में ज्यादा बुद्धिमान हो गया है, नहीं होना चाहिए था, वो हो गया है, नहीं होना चाहिए था। साला समझ में नहीं आता। जस्टिस हिदायतुल्लाह को 52 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया। जस्टिस चंद्रचूड़ को, पुणे का ब्राह्मण, उसको सुप्रीम कोर्ट का 52 साल की उम्र में जस्टिस बनाया। जस्टिस हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुआ। जस्टिस वाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुआ। उन्होंने सोचा 52 साल की उम्र में के. बालाकृष्णन अगर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ये भी चीफ जस्टिस हो जाएगा, साला खतरा हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? हमने हर जगह निगाह रखी हुई है, हर बदमाशों पर हमने निगाह रखी है, हर व्यवस्था के हर सेंटर पर हमने निगरानी रखी हुई है कि कहां कहां साले बदमाशी कर रहे हैं। हर जगह हमारे पास सूचना का स्रोत है, हमारे लोग हर जगह बैठे हुए हैं। हम मेरे पास रेडीमेड जानकारी लेकर आते हैं। मैं समझे ऐसा अच्छा हो रहा है, देखता हूं, देखता हूं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद फैसला बनाया और कार्यपालिका का अधिकार टेक ओवर किया, जो दुनिया के इतिहास में किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं है। ऐसा क्यों किया? ये भी आप लोगों को मालूम है क्यों किया। जब शासक जाति के लोगों ने सोचा कि साले बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का बहुसंख्या है, कभी कभी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री हो जाता है, कभी गुजराल प्रधानमंत्री हो जाता है और लालू प्रसाद आ गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस को नियुक्त करने का अधिकार उसके पास में चला जाएगा। तो फटाफट फैसला ले लिया। 81 के बाद में फैसला लिया, मंडल कमीशन के बाद में फैसला लिया। मैं रेफरेंस भी आपको बता रहा हूँ, संदर्भ भी बता रहा हूँ कि कब कौन से समय में फैसला लिया। मंडल कमीशन का मामला आने के बाद में उन्होंने फैसला लिया कि बैकवर्ड क्लासेस की अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार आ गई तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस, हाई कोर्ट में जजेस नियुक्त करने का कार्यक्रम वो शुरू करेंगे और वो अपने लोगों को रखेंगे, उनको रखने का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बनाया और कहा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों को जजेस को नियुक्त करने का अधिकार होगा। क्यों राहुल बोलो? वकील साहब को इसलिए रख रहा हूँ भाई, कोई मैं वकील आदमी नहीं हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मैं सब छानबीन कर चुका हूँ। वकील साहब को तो आपको यकीन हो इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ और रिकॉर्ड मैंने सब देखा हुआ है, छानबीन करने के बाद में बोल रहा हूँ। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को अगर आप सुनते हो तो आप सुनने के बाद में आपको सोचना होगा कि भारत में जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका का हद क्या है। उसने सारी हदों को समाप्त कर दिया। न्याय देने की जो हदें होती है वो सारी हदों को उन्होंने समाप्त कर दिया है और ऐसे न्यायपालिका से हम लोग किसी तरह से भी न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं ऐसे न्यायपालिका पर बिल्कुल यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं। और इसीलिए साथियों, अगर आप न्यायपालिका व्यवस्था का मामला है, चुनाव लड़कर आप प्रतिनिधि बदल सकते हो, चुनाव लड़कर आप सत्ता बदल सकते हो, चुनाव लड़कर व्यवस्था नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। मैं आपको बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं, ये समझदारी हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए।
जितने जल्दी हमारे अंदर समाज विकसित हो जाएगी उतने जल्दी हम लोग अपना कामयाब कार्यक्रम चला सकते हैं। चुनाव से आप अपने प्रतिनिधि बदल सकते हो, प्रतिनिधि बदलकर सत्ता बदल सकते हो। सत्ता बदलना व्यवस्था बदलना नहीं है, ध्यान रखना। सत्ता बदलना व्यवस्था बदलना नहीं है। बहुत लोगों को भ्रम है सत्ता बदलना व्यवस्था बदलना है, गलत है। सत्ता बदलना व्यवस्था बदलना नहीं है। इसलिए अगर व्यवस्था बदलना चाहते हो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सत्ता बदल सकते हो, व्यवस्था बदलने का काम नहीं कर सकते हो। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप चुनकर भेजते हो, अगर वो सत्ता बदलते हैं तो वो सत्ता का हिस्सा बन जाएंगे और सत्ता का हिस्सा बनकर वो आपके होकर भी आपका शोषण करेंगे, मगर व्यवस्था बदलने का काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि व्यवस्था बदलने के लिए उन्होंने अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने जनता को तैयार नहीं किया। इसलिए साथियों, हम लोगों ने प्लान बनाया कि व्यवस्था परिवर्तन का मामला होना चाहिए। इसके लिए हमने तरीका बनाया। जैसे एक तरीका परिवर्तन का बुलेट है, एक तरीका बैलेट है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और तरीका है। केवल बैलेट और बुलेट ही नहीं, एक और तरीका है। वो तरीका है जन आंदोलन। जवाहरलाल नेहरू 1946 को बगैर चुनाव लड़े देश का प्रधानमंत्री हो गया। गांधी ने अंग्रेजों को कहा क्विट इंडिया, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो कहा संभालो। अंग्रेजों ने कहा हम जा रहे हैं संभालो, बगैर चुनाव का साला प्रधानमंत्री हो गया 53 तक। क्यों? जन आंदोलन। जन आंदोलन की वजह से इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया 2006 तक 26 राज्यों में 550 जिलों में 5023 जिलों में संगठन का जाल बनाया जाएगा। 2007 दिसंबर तक 50,000 ब्लॉक में, 2009 दिसंबर तक 6 लाख गांवों में। अगर एक गांव में 100 लोगों को तैयार करो, 6 लाख इंटू 100 बराबर 6 करोड़ 200 तैयार करो, 12 करोड़ 250 तैयार करो, 15 करोड़ लोगों का मोबिलाइजेशन साथियों हम लोग करना चाहते हैं। 15 करोड़ लोगों का मोबिलाइजेशन करना चाहते थे। गांधी जी ने 1 करोड़ लोगों को मोबिलाइज किया था, अंग्रेज भाग गए। अंग्रेजों से एक गांधी के चेले चपाटे साले 10 गुना बदमाश लोग गए, इसलिए हम 10 गुना ज्यादा सोच रहे हैं। जन आंदोलन करना होगा, इसलिए हमने प्लान बनाया 2009 तक 15 करोड़ लोगों का मोबिलाइज करने का तंत्र विकसित होना चाहिए, ताकि वो 15 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने का काम करे। इसलिए एक कोंकण क्षेत्र में, जो कोंकण क्षेत्र के परिषद में यहाँ लोग उपस्थित है, तो ये जो 15 करोड़ लोगों का मोबिलाइजेशन करने का जो अभियान और आंदोलन, जन आंदोलन हम खड़ा करना चाहते हैं। ये जन आंदोलन खड़ा करने के लिए आप सभी लोगों को निमंत्रण है, आमंत्रण है। जो आएगा उसको साथ में लेकर, जो आएगा उसको साथ में लेकर, जो नहीं आएगा उसको अगले शुक्रवार का निमंत्रण देकर। कोई बात नहीं है, हम समझा रहे हैं, मगर समझने को समय लगता है। आपको जानकारी होगी किसी के घर में बल्ब होता है, जब आदमी बटन दबाता है तो बटन दबाते ही बल्ब ऑन हो जाता है, मगर किसी के घर में ट्यूबलाइट होता है तो आपको जानकारी होगी कि बटन दबाते ही बल्ब की तरह ट्यूबलाइट जलता नहीं है। ट्यूबलाइट कैसे जलता है जानते हो? ट्यूबलाइट कैसे जलता है? एक ट्यूबलाइट ऐसे जलता है, बटन दबाया जाता है मगर जलने को समय लगता है। मैं समझा रहा हूं मगर समझने को समय लगता है। मैं समझा रहा हूं मगर समझने को समय लगता है। इसलिए कह रहा हूं, अगर इस शुक्रवार को नहीं आए, अगले शुक्रवार को आ जाना। अगर अगले शुक्रवार को नहीं आए तो अगले जुम्मे को आ जाना। अगर अगले जुम्मे को नहीं आओगे तो अगले साल के जुम्मे को आ जाना। और अगर अगले साल के जुम्मे को नहीं आओगे, चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आप नहीं आओगे, अगर नहीं आओगे कहाँ जाओगे? चलो मान लिया कहाँ जाओगे भाई? नहीं आओगे, कहाँ जाओगे? अगर इधर गए तो अटल बिहारी जूता लेकर खड़ा है, इधर जाओ तो सोनिया गांधी जूती लेकर खड़ी है, इधर जाओ तो जूता खाने को मिलेगा, इधर जाओ तो जूती खाने को मिलेगी। अगर जूता और जूती खाने के बाद आना चाहते हो, नो ऑब्जेक्शन। या तो समझ कर आना होगा
या तो जूता और जूती खाकर आना होगा, या तो समझ कर आना होगा, या तो जूता और जूती खाकर आना होगा। आना जरूर होगा। क्यों आना जरूर होगा? समस्याएं हमारी है तो समाधान भी हमको ही करना होगा। समस्याएं हमारी है तो समाधान भी हमको ही करना होगा। समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी। समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी। जो समस्याएं पैदा करते हैं वो समाधान नहीं किया करते, गांठ बांध लेना। जो समस्याएं पैदा करते हैं वो समाधान नहीं किया करते। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, स्वतः का उद्धार करना होगा। आपका उद्धार करने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है, इवन भगवान भी आने वाला नहीं है। आपका उद्धार करने के लिए भगवान भी आने वाला नहीं है। गीता में भगवान ने लिखा, वो कहते, भगवान ने गीता में लिखा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि आएगी, संकट आएगा तो भगवान ने कहा आऊंगा, लिखा आऊंगा। संकट आएगा, आऊंगा। संकट आ गया मगर भगवान ने आने का नाम ले ही नहीं रहा। हमारे लोग राह देख रहे हैं कि कोई भगवान आएगा, आएगा। 2000 साल से हमारे लोग राह देख रहे हैं। 2000 साल पहले गीता लिखा, 2000 साल से राह देख रहे। वेटिंग होना चाहिए मगर साला 2000 साल से वेटिंग की बात समझ में आती। 2000 साल से वेटिंग, 2000 साल से वेटिंग हो रही है। हमारे लोग वेट कर रहे कि कोई आएगा। कोई भी आने वाला नहीं है, याद रख लेना। आपका उद्धार करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। आगे उसने गीता में लिखा, क्या लिखा? आऊंगा। काय के लिए आऊंगा? और भी लिखा, काय के लिए आऊंगा? लिखा, साधु जनों की रक्षा करने के लिए आऊंगा और दुर्जनों का नाश करने के लिए आऊंगा। साधु जनों की रक्षा करने के लिए आऊंगा, दुर्जनों का नाश करने के लिए आऊंगा। साधुजन किसको कहा गीता ने? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य साधुजन। शूद्र ये है दुर्जन। एक वेद में लिखा है, दास, दस्यु, दानव, दैत्य, राक्षस, ये आपके पुरखों का ये नाम या अर्थ बदल करके उन्होंने इतिहास लिखा हुआ है, पढ़ लेना। दास, दस्यु, दानव, दैत्य, राक्षस और एक नाम दिया दुर्जन। अगर आपके पुरखों को नाम दिया दुर्जन तो आप यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं ये दुर्जनों की वर्तमान संतान है। ये दुर्जनों की वर्तमान संतान है। अगर भगवान कल्याण में आया होगा, अगर भगवान कल्याण में आया होगा तो भगवान पूछता होगा, अरे दुर्जन कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए?